अगली जो बात है वो है ऑर्गेनन की बात। ऑर्गेनन की बात करने, देखो मैं बहुत सारे ऑर्गेनन के एफोरिज्म नहीं समझाऊंगा मैं आपको, लगातार कुछ लोग क्लास में हैं, कुछ आज तो बहुत कम लोग आए हैं, 13 ही लोग हैं, तो ठीक है जो भी आते हैं मेरे को उस बात से नहीं रहेगा कभी भी। लेकिन मैं ऑर्गेनन को इसलिए लेके आ रहा हूं साथ में कि ऑर्गेनन पढ़ने की आदत हमें पड़ जाए। अगर ऑर्गेनन पढ़ने की आदत पड़ गई ना तो फिर हम बहुत ही आगे जाने वाले हैं, ये पक्की बात है। तो ऑर्गेनन को समझना और उसकी विजन जो है ना वो अपने को डेवलप करनी है। तो आज हम 3 एफोरिज्म फर्स्ट सेकंड थर्ड कर चुके हैं, उनकी रिकॉर्डिंग है, नेक्स्ट देखेंगे कभी भी जब मैं कर पाया तो उनको मैं आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा। आज जो हम एफोरिज्म ले रहे हैं वो एफोरिज्म नंबर 4 है, बिल्कुल डेड लाइन का एफोरिज्म है कहने को तो, और मोटा मोटी मैं भी सारी उम्र गुजार दी थी इस एफोरिज्म को समझ ही नहीं पाया था। लेकिन अब जब समझा हूं तो मैं 1 महीना भी इस एफोरिज्म पे बात कर सकता हूं। 1 महीना तक इस एफोरिज्म पे बात करूं तो भी हो सकता है बात पूरी ना हो, लेकिन जो एफोरिज्म है जिसने मुझे झकझोरा है मैं कुछ बात आपके साथ शेयर करूंगा आज। इसको पढ़ता हूं पहले। एफोरिज्म नंबर 4, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन बाय हनीमैन। ही इज likewise a preserver of health if he knows the things that derange health and cause disease and how to remove them from person in health। देखने में बहुत सिंपल लगता है ये एफोरिज्म। इसमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं, पहला वर्ड यूज हुआ है लाइकवाइज। क्या होता है लाइकवाइज? लाइकवाइज मीन्स जैसा ही, वैसा का वैसा ही। क्या था जैसा कि वैसा का वैसा? एफोरिज्म नंबर 3 किसके बारे में था? 3 किसके बारे में था? बोलो, कोई तो बोलो। एफोरिज्म नंबर 3 फिजिशियन की क्वालिफिकेशन के बारे में था, ट्रू फिजिशियन ऑफ हीलिंग आर्ट के बारे में था। तो ट्रू फिजिशियन ऑफ जो हीलिंग आर्ट है वैसा ही ये है लाइकवाइज। तो सोचो, हमें हैनिमैन ने ड्यूटी दी है कि जैसे तुम फिजिशियन हो ना वैसे ही तुम्हें प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ बनना है। और प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ बनना कैसे है? यहां पे फिर आपने ही लगा दिया, इफ लगा दिया। पहली बात तो प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ समझना होगा। प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ क्या होता है? जो हेल्थ को प्रिजर्व कर सके। ठीक है, कोई भी चीज को प्रिजर्व करने का मतलब वो खराब ना हो और बची रह जाए, यानी कि लोग बीमार ना पड़े। लोग बीमार ना पड़े ऐसा करना हमारी उतनी ही इंपॉर्टेंट ड्यूटी है जितना कि इलाज करना। तो आधा पार्ट तो यही हो गया कि जितना हम इलाज करते हैं उतना ही हमें प्रिजर्व भी करनी है। कितने लोग हैं जो प्रिजर्व करने पे बात करते हैं? मैं करता हूं, मुझे बहुत संतुष्टि है ये पढ़ के कि मैं करता हूं। मैं पेशेंट को बताता हूं कि आप क्या करो कि बीमार नहीं पड़ोगे। मेरे वीडियोस के अंदर भी जितने भी मैं डिजीज के ऊपर वीडियोस बनाता हूं उनमें मैं लिखता हूं कि आप लिखता हूं और बोलता भी हूं कि भाई आप क्या करोगे तो आप इस बीमारी से बचे रहोगे। ये है इंपॉर्टेंट पार्ट। इफ लगा दिया, इफ का मतलब फिर वही जो पिछले एफोरिज्म में था, ये अगर आप करते हो तो। इफ ही नोज द थिंग्स दैट डिरेंज हेल्थ एंड कॉज डिजीजेस। ठीक है, तो जिस तरह से मिशन हमारी ड्यूटी की तरह से है उसी तरह से हमारा धर्म है कि हम उन चीजों के बारे में लोगों को अवेयर करें जो उन्हें बीमार करती है। रिलीजन है, हमारा धर्म है, हम इन सब के बारे में लोगों को बताएं और उन्हें रिमूव करें, हटाएं भी सही। सिर्फ बताना नहीं है, हटाना है। अब सवाल ये उठता है, व्हाट आर द थिंग्स दैट कॉज डिजीज और हाउ टू रिमूव देम। यानी कि बीमारियां क्यों होती है, इस पर हमें काम करना है। हैनिमैन बहुत क्लेवर थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, जिन्होंने सिर्फ एक वर्ड लिख के हमारा दिमाग घुमा दिया और जो उसको
नहीं पढ़ना चाहते, नहीं देखना चाहते, वो उसके आगे निकल जाते हैं, और जो उसको करना चाहते हैं वो उसकी गहराई में चले जाते हैं। अब बीमारियां क्यों होती है, इस पे हमें काम करने के लिए टास्क दे दिया है हैनीमैन ने। क्या लगता है डॉक्टर साहब, बीमारियां क्यों होती है? सारे कारण है सर। जैसे जैसे तो जैसे ये एफोरिज्म बताया आपने कि ऐसी चीजें जो चेंज करती है हेल्थ को, वो चाहे इमोशनल हो, चाहे खाने पीने की चीजें हो, चाहे एनवायरमेंट हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा ये सुन के कि आपने चीजों को सही आंसर किया है। मोस्ट ऑफ द लोग आंसर क्या करेंगे, वायरस है, बैक्टीरिया है, पैरासाइट है, इन्फेक्शंस हैं, ये कारण होते हैं। ये कारण नहीं होते। ये अगर कारण होते तो वो बैक्टीरिया सबको बीमार कर गया होता। कोरोना अगर आया था, कोविड अगर आया था, तो सब मर गए होते। ऐसा नहीं है। केवल उन्हीं लोगों को बीमारी होती है जो किसी कारण से मियाज्मेटिक रूप से वीक हैं, जो सेंसिटिव हैं, जो प्रोन हैं, जिनके टेंडेंसीज हैं, लेटेंट सोरा जिसको अपन कह देते हैं। ठीक है, इस बात पे बाद में आते हैं। उससे पहले हैनीमैन ने भी लिखा हुआ है, हैनीमैन ने ऑर्गेनन में छोड़ा नहीं है लगभग कुछ भी। उन्होंने लिखा है कि जो बायोलॉजिकल कॉजेज हैं उनमें एयर्स हैं, एयर की इम्प्योरिटी, वाटर की इम्प्योरिटीज, पानी कम पीना, ज्यादा पीना, आजकल जो चल पड़ा ना, इतना लीटर पानी पियो, ये करो वो करो, बीमार होते हैं लोग उससे। फूड का रोग होना बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि फूड का रोग होना बीमारी का कारण जो है, तो सही फूड क्या है? कोई नॉनवेज को सही बोलेगा, कोई एग को सही बोलेगा, कोई एक पैक अल्कोहल ले लेगा उसको सही बोलेगा, कोई दूध को सही बोलेगा, कोई फ्रूट्स को सही बोलेगा, कोई किसी को सही बोलेगा। तो सही है क्या? ये बहुत ही बड़ी डिबेट है, बहुत ही बड़े रिसर्च का टॉपिक है कि राइट फूड ह्यूमन बीइंग का क्या होना चाहिए। जो मैंने सीखा है, क्योंकि लंबा हो जाएगा ना, अपने को तो एफोरिज्म खत्म करना है। जो मैंने सीखा है वो ये है कि हमारा फूड जो है वो वेजिटेरियन डाइट और लेस नंबर ऑफ मील्स, बिना दूध दही छाछ घी मक्खन के, बिना मीठा मिठाइयों के, बिना चाय और कॉफी कोल्ड ड्रिंक के होना चाहिए, और मैक्सिमम पार्ट अनकुक्ड फ्रूट्स और सैलेड के रूप में होना चाहिए। मैंने एक लाइन में सारा कुछ बोल दिया, कभी फुर्सत से डिटेल में बात कर लेंगे। मुझे जो लगा है, आपको जो लगे आप एक्सपेरिमेंट करो, पेशेंट्स को देखो कि क्या करने से पेशेंट ठीक हो रहे हैं। मेरे पेशेंट तो ऐसा करने से ठीक हो रहे हैं। ठीक है, मैं तो लोगों को यही बता रहा हूं। तो ये तो हो गया फूड। ओवर क्लीनिनेस भी बीमारी की वजह है। रिसर्च मैंने पढ़ी थी, जब मैं एलर्जी के ऊपर वीडियो बना रहा था तो मैंने रिसर्चेड पढ़ी थी कि अर्बन पॉपुलेशन को एलर्जी ज्यादा हो रही है। क्यों भाई, अर्बन को क्यों हो रही है? पोल्यूशन तो, या डस्ट धूल, या जो गोबर ये वो तो खेतों में ज्यादा है या गांव में ज्यादा है। ओवर क्लीनिनेस की वजह से अर्बन बच्चे ज्यादा बीमार हो रहे हैं, एक कारण है ये। वैक्सीनेशन जो क्लेम कर रहा है कि हमने बीमारियां खत्म कर दी, कम कर दी, वो है बीमारियों की वजह। अपन बात कर रहे हैं ना, व्हाट आर द कॉज ऑफ डिजीजेस, और उनसे हमें दूर भी रखना है, रहना है। ओवर ड्रगिंग, दवाइयां, छोटा मोटा बीपी शुगर डायबिटीज हाइपरटेंशन का पेशेंट आ जाए, 10-10 8-8 दवाइयां उनके लिखी रहती है। किडनी फेलियर वालों की तो 14 दवाई देखी थी हमने। एलोपैथिक दवाइयां इतनी ओवर ड्रगिंग कर रहे हैं। एडमिट हो जाए पेशेंट तो देखो हाल क्या करते हैं वो दवाइयां दे दे करके। ठीक है, उनका तरीका है, लेकिन हमारे लिए तो मिल गया ना ओवर ड्रगिंग। हमारे होम्योपैथ ओवर ड्रगिंग कर रहे हैं, एक से अधिक दवाइयां दे करके और फ्रीक्वेंट डोजेज में दवाइयां दे करके, मैसिव डोजेज दे करके, मल्टीपल ड्रग्स दे करके हम ओवर ड्रगिंग कर रहे हैं। उनकी क्या बात करेंगे? आयुर्वेद वालों का हाल आपको पता है। ठीक है, तो किस तरह से ओवर ड्रगिंग हो जाती है। बीमार जो हो गया उसको सजा है क्या कि आप इतना दवाइयां दे दोगे उसको? तो इस तरह से
और भी कारण हैं, जैसे नींद। स्लीप इटसेल्फ इज ए वेरी बिग इशू नाउअडेज। यंगस्टर्स जो है 30-35 वाले लोग और उनसे छोटे वाले तो सारे ही रात को 2-2 बजे सोते हैं, लोग 3-3 बजे सोते हैं, 4-4 बजे सोते हैं, 11 बजे 12 बजे तो कॉमन स्टूडेंट्स उठ रहे हैं आजकल सो के उठ के। तो क्या होना चाहिए सही सोने का टाइम, ये हमें निकालना है। आज आप लिटरेचर पर भी भरोसा नहीं कर सकते, हाल ये हो गया है। जिस तरह से बताया जाने लगा है इतना प्रोटीन चाहिए तो इतना प्रोटीन खाना ही है, प्रोटीन की मार्केट बन गई। ठीक है, गाय को किसने प्रोटीन बताया था? हिरण कहां से प्रोटीन नाप के ले रहा है? क्या हो गया है? बहुत मुश्किल है, आपको बहुत मुश्किल आने वाली है। आप लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे? ठीक है ना, जब हिरण का प्रोटीन पूरा हो रहा है, गाय का पूरा हो रहा है, बिना नॉनवेज खाए और बिना एक्स्ट्रा प्रोटीन के डब्बे में से वो 4-4 चम्मच रोजाना खाए, तो हमारा क्यों नहीं पूरा हो रहा? ठीक है, क्या चिड़िया चुन चुन के खाती है क्या? बीट वालों किस में है, क्या है? उनका अपना जो फूड है उसमें सब कुछ है, हमारा जो फूड है उसमें सब कुछ है। सिंपल, हम लाइफस्टाइल को ठीक कर लें, हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। सनराइज से पहले उठ के थोड़ी सी देर वॉक करना शुरू कर दे, विटामिन डी सी हो ही जाएगा। हर व्यक्ति के विटामिन डी डेफिशिएंसी है, बीट वालों हर एक की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम सबका कम आ रहा है। आखिर क्या हो गया दुनिया को? तो हमें अपनी भूमिका प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ के रूप में निभानी है। पेशेंट्स को बोलो, बार बार बोलो, आप अपना धर्म कर रहे हो। सिर्फ दवाई देकर के ठीक नहीं करना, हमें प्रिजर्वर बनने का आदेश है डॉक्टर हनीमन की तरफ से। हमें एक्सट्रीम ऑफ हीट से, एक्सट्रीम ऑफ कोल्ड से भी बचाना है। किसको एक्सट्रीम बोलेंगे ये भी हमें ही तय करना है। डिबेचरी, ओवर इंडल्जेंस ओवर द थिंग्स विच यूज टू गिव अस प्लेजर, उससे बचना है, लिमिट करनी है। जीरो नहीं हो सकती कोई भी चीजें, आपको पता होना चाहिए कि क्या ज्यादा है, कहां सीमाएं हैं हमारी। सेलिबेसी, डिबेचरी का उल्टा हो गया सेलिबेसी। इतने पेशेंट्स आ रहे हैं सेलिबेसी वाले जिसकी कोई हद नहीं है। मुझे तो सेलिबेसी चेहरे में से दिखने लगी है लोगों के। मैं तो चेहरा देख के बता देता हूं इनके लफड़ा है जिंदगी में। तो इतना इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल नीड ऑफ लाइफ, वो अगर डिप्राइव है उससे, सेलिबेसी रूब्रिक हमें लेना है और लोगों को बताना है कि ये जरूरी है भाई, समझो। भांति भांति के रिलीजियस ग्रुप्स डेवलप हो रहे हैं जो कि जबरदस्ती वाली सेलिबेसी उनको करनी पड़ रही हुई है। तो उनको डिजीजेस होनी है, उनको कैंसर्स होने हैं। एक्सट्रीम जाएंगे तब भी गड़बड़ होने वाली है, और सेलिबेसी टाइप के एक्सट्रीम कंट्रोल में जाएंगे तब भी गड़बड़ होने वाली है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, अभी मेरे सामने 3 गैजेट खुले हुए हैं, आसपास 2-3 और पड़े हैं, मोबाइल पड़े हैं, ये है वो है, रिमोट्स हैं। ये सब जितना रेडिएशन दे रहे हैं, और फिर हम रहते हैं आरसीसी में। आरसीसी में रहते हैं, जमीन को छूते नहीं है, खुली हवा में रहते नहीं है, चांद तारों के नीचे हम जाते नहीं है। क्या होगा? रेडिएशन का इफेक्ट हमारे शरीर पे बहुत ज्यादा है। पेशेंट्स आते हैं ना लोगों के पास में कि दरवाजा कार का खोलते हैं तो करंट आता है, उसको छूते हैं तो करंट आता है। ये क्या है? आपको क्या लगता है ये सिर्फ करंट आ रहा है इतना ही है? ये डिस्टर्ब नहीं करेगा हमारे नर्वस सिस्टम को? फॉर श्योर करने वाला है। नंगे पैर कोई चलता नहीं है, जमीन को कोई छूता नहीं है, आसमान के नीचे कोई जाता नहीं है। ये बीमारियों के कारण है। अगर हम सोसाइटी में इन चीजों से बचने के तरीके बताएंगे तो हम प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ बनेंगे। हनीमैन का हमें सीधा सीधा आदेश है। अब जो बात कर रहे थे, जो हमारी क्लास में बैठे हुए डॉक्टर रवि ने बोला कि इमोशंस, मैंने लास्ट में इसलिए लिया है क्योंकि ये फिर थोड़ा और बड़ा है। जो इमोशनल इफेक्ट्स हैं, एंगर है, जेलसी है, फियर, एंटिसिपेशन, गिल्ट, सेपरेशन, स्ट्रेस,
अनविलिंगली चीजों को करना पड़ना, इम्प्रैक्टिकल गोल्स, एक एक विषय के ऊपर बात करेंगे, बहुत लंबी हो जाएगी। इम्प्रैक्टिकल गोल्स क्या होते हैं? सोच लेते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे इतना बड़ा मकान बनाना है, ये गाड़ी खरीदनी है, मुझे ये वाली जॉब लगनी है, मुझे आईएएस बनना है, लेकिन वो इसके कैपेबल नहीं है। 40-40 साल के लोग हो जाते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती। इम्प्रैक्टिकल गोल है, आपने बनाया ही क्यों ऐसा गोल? और फिर उसके स्ट्रेस में रहते हैं लोग। कम्युनिकेशन स्किल नहीं है लोगों में, बात करने का तरीका नहीं है, इसलिए पर्सनल रिलेशनशिप एंड सोशल प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को। कहते वो ये है कि हमारी बात कोई नहीं मानता, हमें कोई सुनता नहीं है, हमें कोई प्यार नहीं करता है। तो भाई तुमने अपनी बात कही थी क्या? सोशल एडजस्टमेंट्स नहीं है लोगों में, क्योंकि उनको आता नहीं है करना, उनको पता नहीं है सोशल बिहेवियर कैसे किया जाए, अपने आसपास के लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया जाए, क्योंकि सभी अनट्रेंड हैं, अनएजुकेटेड हैं और अनस्किल्ड हैं। किसी ने नहीं बताया सामाजिक बर्ताव कैसे करना होता है। क्या सिर्फ इतना अंकल आए या नमस्ते करो ये काफ़ी है? पैर छू दो उसके, ये दादाजी हैं, ये नाना जी हैं, ये मामा जी हैं, पैर छू दो, इतना काफ़ी है? ये काफ़ी नहीं है, और इसको करने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। सोशल बिहेवियर, समाज में हम आसपास किस तरह से बर्ताव करते हैं, कैसे किया जाना चाहिए। बर्ताव का मतलब अच्छा करना ही नहीं है। जब कोई आपके ऊपर हॉस्टाइल है, जब आपका कोई विरोध कर रहा है, तो आपने कैसे रिएक्ट करना है। हमें समस्याओं को सुलझाना नहीं आता है, इसलिए हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, इसलिए हम फेल्योर को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए लोग ग्रीफ में, शॉक में, एंजाइटी में चले जाते हैं। समस्याएं तो आएंगी। हमारी पेरेंटिंग, हमारी जो ट्रेनिंग है, हमारी जो एजुकेशन है, ये हमारे एटीट्यूड को फॉर्म करती है, और ये अगर रोंग बन जाए एक बार, तो फिर तो वो चेंज करना बड़ा मुश्किल है। बच्चों को हम सिखा देते हैं बाहर जाओगे तो बाबा ले जाएगा, तो सब बाबाओं से उसको डर नहीं लगने लग जाएगा, बाहर बाबा है तो एटीट्यूड फॉर्म हो गया ना, और रात को नींद में भी उसको बाबा ही नजर आएगा कि बाबा ले गया मुझे। तो सच में बाबा ले जाए और झूठा मूठा उसको डर हो, तो डर तो बराबर है ना बच्चे को, बेड वेटिंग शुरू हो गया। हमारी ड्यूटी है, हमें हैनिमैन ने आदेश दिया है कि हमें प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ बनना है। आज जो मैंने जस्ट नाम लिए हैं, ऐसा समझ लो आप, इन सब के बारे में एक एक दो दो नहीं, कई कई बुक्स पढ़ करके हमें निचोड़ निकालना है, और फिर अपने लोगों पे एक्सपेरिमेंट करने हैं, खुद पे करने हैं कि क्या मैं अगर सुबह सूरज उगने से पहले जग गया तो कैसा फील किया, एक दिन में नहीं, ओवर द पीरियड। ऐसा ही रात को जब मैं 2-2 बजे सोऊं तो मैं कैसा फील करता हूँ, तब लोगों को बताना है, ऐसा मत करो। फॉर श्योर मैं आपको दावा कर सकता हूं कि जब आप प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ की तरह काम करना शुरू करेंगे तो आपके पेशेंट्स ठीक अधिक होंगे। जब ठीक ज़्यादा होंगे तो प्रैक्टिस जरूर बढ़ने वाली है। कभी मत सोचो कि ये पेशेंट दोबारा मेरे पास आए, नहीं, वो ठीक होके जाए, हमेशा के लिए ठीक होके जाए। जरूर उसको वो उपाय बताओ जिससे उसे बीमारी हुई है। जैसा कि पाइल्स के क्लास में अपन ने शेयर किया था ना सबको, कि आप इस तरह के डाइट लाइफ स्टाइल में चले जाओ तो आपको पाइल्स रिअकर नहीं करेगी। ये आपकी ड्यूटी है। गैस्ट्राइटिस है, आपकी ड्यूटी है, बताओ कैसा खाना पीना खाना है। अगर प्रॉब्लम इन वजह से है तो ये बताना जरूरी है। मियाज्म वाली जो प्रॉब्लम है वो आपको इमोशंस पे काम करना जरूरी है। मेडिसिन भी एंटी मियाज्मेटिक होती है और पेशेंट को उनकी एक्सट्रीम सेंसिटिविटी और एक्सट्रीम जो बीमारी को कैच करने की जो टेंडेंसी है उसको ठीक करने में कैपेबल होती है। तो ये था एफोरिज्म नंबर 4 जो डॉक्टर हैनिमैन intended to say to all of us.